नमस्कार साथियों, और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं साथियों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। साथियों आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं परिवार के दूसरे चैप्टर को। और दूसरा चैप्टर क्या, उसी में ही परिवार चैप्टर का ही दूसरा टॉपिक है एकल परिवार। हम लोगों ने संयुक्त परिवार देख लिया था और आज हम लोग पढ़ेंगे एकल परिवार। एकल परिवार के क्या गुण होते हैं और क्या इसके दोष होते हैं, और हम लोग लास्ट में कंक्लूजन पर पहुंचेंगे इसके क्या परिवार के लाभ होते हैं और क्या हानियां होती हैं, और किस तरह से बच्चों के विकास पर परिवार का प्रभाव पड़ता है। तो आइए हम लोग लेट ना करें, स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। साथियों आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप अभी पहली बार ज्ञानालय पर विजिट किए हैं तो प्लीज़ ज्ञानालय को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथियों आइए स्टार्ट करते हैं आज का हम लोगों का सेशन। मित्रों आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं एकल परिवार। स्टार्ट करें उसके पहले हम आपको बताते हैं कि एकल परिवार से मतलब क्या है। एकल परिवार से तात्पर्य ऐसे परिवार से है जिसमें माता पिता और बच्चे रह रहे हों। बच्चे की जब शादी हो जाती है तो वह फिर अपनी बीवी को पाने के बाद माता पिता को छोड़ करके फिर वह चला जाए, यानी कि फिर वह एकल परिवार अकेला हो जाता है और फिर वह अपने बच्चों के साथ में फिर रहने लग जाता है। यानी कि एकल परिवार से तात्पर्य है जिसमें बीवी और बच्चे और खुद जो है स्वतः आप रह रहे हों, तो वह परिवार एकल परिवार होता है। संयुक्त परिवार को यही देखा जाए तो इसमें दादा दादी होंगे, आपके चाचा भी होंगे, आपके जो है मम्मी पापा भी रहेंगे, और आप खुद रहेंगे, आपके बच्चे भी रहेंगे, आपकी बीवी भी रहेंगे, हर कोई रहता है, तो वह होगा संयुक्त परिवार। और एकल परिवार की बात की जाए जब, तब आप होंगे, आपकी बीवी, आपके बच्चे, ये होते हैं, तो एकल परिवार होता है। तो इस परिवार का क्या दोष होता है, क्या गुण होते हैं, क्या लाभ होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। तो साथियों यहाँ पर देखिएगा, पहला, एकल परिवार में पति पत्नी और उसके अविवाहित बच्चे। अविवाहित यहाँ पे बोल दिया साथियों, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अविवाहित बच्चे क्या कह रहा है? अविवाहित बच्चे, यहाँ पे अविवाहित बच्चे कह रहा है, यानी कि बच्चे जो रहेंगे वह भी विवाहित नहीं होंगे। विवाहित हो गए तो फिर वह अपना अलग ही घर बसाना शुरू कर देंगे एकल परिवार वाला। तो इस तरह से अविवाहित बच्चे रहते हैं, विवाह के बाद माता पिता का घर छोड़ देते हैं और अपना स्वतंत्र आवास बना लेते हैं। फिर आश्रय जो होता है, घर बना लेते हैं, और एकल परिवार को आदर्श परिवार की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। तो इस तरह से साथियों जब माता पिता को छोड़ करके बीवी बच्चों के साथ में अकेले रहते हैं आप, तब वह एकल परिवार होता है, और वह एकल परिवार साथियों एक आदर्श परिवार होता है। यह आप लाइन नोट करिएगा कि एकल परिवार को आदर्श परिवार की संज्ञा दी जाती है। आदर्श परिवार किसे कहेंगे? एकल परिवार को आदर्श परिवार कहेंगे। ठीक है, यह लाइन आप नोट करिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब एकल परिवार आपने समझ लिया, उसके लाभ क्या क्या होते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि संघर्ष की जो बातें होती हैं परिवार में, वह आपको कम देखने को मिलेंगी। जैसे जब संयुक्त परिवार में होते हैं, आपके दादाजी भी रह रहे होते हैं, आपके चाचा चाची, और आप खुद, और आपके भाई और बहन और आपकी बीवी, हर कोई जब रह रहे होते हैं एक ही परिवार में, तो ज़्यादा लोगों के रहने के साथ में ज़्यादा झगड़ा की भी संभावनाएं बन जाती हैं। ज़्यादा ही लोग रहेंगे तो ज़्यादा ही तरह की समस्याएं होंगी, तो उसमें कुछ ना कुछ जो है खुन्नस बनी रहेगी और झगड़े होंगे ही होंगे। ऐसे जब झगड़े होंगे तो हर तरह से आपका दिमाग डिस्टर्ब होगा, और ऐसी स्थिति में जब आपका दिमाग डिस्टर्ब होगा तो आपके बच्चों पर भी आपका यह दिमाग किसी न किसी तरह से प्रभाव डालेगा। इस तरह से एकल परिवार में क्या होता है, ये नहीं देखने को मिलता है, जबकि संयुक्त परिवार में यह ज़्यादा देखने को मिलता है। यह चीज़ ही यहाँ पे कहा गया है कि संयुक्त परिवार में ज़्यादा लोगों के रहने से वहाँ पे संघर्ष की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं, वहीं एकल परिवार में लोगों की संख्या कम होने से यहाँ पर कम होती है संघर्ष की संभावनाएं। ठीक है, तो ये चीज़ एक प्रॉफिट दिखती है। आगे देखिएगा,
व्यक्तिगत जिम्मेदारी में वृद्धि हो जाती है। अगर से आप अकेले रह रहे हों और आप सोचें कि हम कमरे में सोते रहेंगे लाट साहब बन करके, जैसे घर पे सोते थे, संयुक्त परिवार में सोते थे, और बीवी बच्चों को भी लेकर के आप शहर में आए हों, तो आपको ऐसा करना किसी भी कीमत पर सही नहीं रहेगा। क्योंकि आप एक दिन रहेंगे, 2 दिन रहेंगे, जैसे ही घर का जो कुछ भी है दाल चावल ख़त्म हुआ, फिर आपको बाहर निकलना ही निकलना पड़ेगा। आपके ऊपर जिम्मेदारी है बीवी बच्चों की और आपकी खुद की। तो इस तरह से व्यक्तिगत जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। वहीं आप अगर फैमिली में रह रहे होते हैं, संयुक्त परिवार में रह रहे होते हैं, बिना कुछ किए आपका और आपके परिवार को भोजन मिलता रहता है। तो ये चीज़ें होती हैं एकल परिवार में, थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट या आप कहें जो कुछ भी गुण होते हैं। तो एकल परिवार में माता पिता अपने बच्चों की जिम्मेदारी तथा परिवार का भरण पोषण की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने के लिए बाध्य होते हैं, जिसलिए परिवार का मुखिया कड़ी मेहनत से गुजर रहा होता है। ठीक है, आगे देखिएगा। नेक्स्ट है महिलाओं की अच्छी स्थिति। यहाँ पर थोड़ी सी क्या होती है कि स्वतंत्रता बढ़ जाती है। महिलाओं के लिए स्वतंत्रता जब बढ़ जाती है तो वह अपने हिसाब से, अपने मन मुताबिक, अपने एक जो कहते हैं स्टेज, हर आपका एक, जैसे माता पिता हैं, उनका एक नया जो है, उनका एक पुराना टाइम था, आपका एक नया टाइम है, तो उस टाइम के हिसाब से आप अपने आप को ढालते हैं। ठीक, तो इस तरह से अपने आप को ढालने के लिए आप स्वतंत्र होते हैं। जो मानसिकता होती है, जिस समाज में आप बड़े पले हुए हैं, उस हिसाब से आप अपने आप को ढाल सकते हैं, उस हिसाब से आप रह सकते हैं। जो कि यही स्वतंत्रता आप संयुक्त परिवार में सोचे मिल जाए तो नहीं मिल पाती है। यही चीज़ें यहाँ पे कही गई हैं कि महिलाओं को अपने बच्चों को देखने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है तथा बाधा रहित स्वतंत्र रूप से अपने घर को व्यवस्थित करने के लिए भी वो समर्थ होती हैं। जिस तरह से चाहती हैं उस तरह से समर्थ होती हैं उसको व्यवस्थित करने के लिए। यही संयुक्त परिवार में सब कुछ देखना पड़ता है हर किसी को कि हम कर रहे हैं वो तो नहीं किए हैं, या वो किए नहीं हैं, हम कैसे करें, ये चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे जो एकल परिवार होता है वह क्या होता है, छोटा परिवार होता है। अब छोटे परिवार का यहाँ पर देखिएगा, एकल परिवार के मुखिया पर उसके परिवार के समस्त सदस्यों के भरण पोषण की जिम्मेदारी होती है, जिस कारण वह अपने परिवार को छोटा संयमित रखता है। एकल परिवार में परिवार नियोजन कार्यक्रम की सफलता अधिक देखने को मिलती है। समझ में आया साथियों? तो यह भी आप यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर सकते हैं कि एकल परिवार में परिवार नियोजन कार्यक्रम की सफलता अधिक देखने को मिलती है। ठीक, उम्मीद करते हैं साथियों आपको समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक भी नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए साथियों। मित्रों, आगे है बेहतर जीवन स्तर। एकल परिवार में आप देखते होंगे अधिकांशतः यहाँ पर क्या होता है कि फैमिली के जो भी पर्सन होते हैं वह खाने पीने के लिए स्वतंत्र होते हैं। वहीं आप अगर से फैमिली में रह रहे हैं, बड़ी फैमिली में रह रहे हैं, यानी कि आप सामूहिकता में रह रहे हैं, और उसमें संयुक्त परिवार में आप सोचें कि कुछ लेकर के आएँ अपनी पसंद की चीज़ें और खाएं, तो वहाँ पर नहीं खा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ढेर सारे फैमिली के लोग हैं और आपके अपने ही हैं। तो आप खुद खाएं या आप अपने बच्चे के लिए लेकर के आएँ, अच्छा चीज़ खिलाएं, और वह बच्चा कमरे से ले करके निकलता हुआ जाए बाहर और वहाँ पे खाए, और बच्चे वहाँ पे और जो आपके घर के हैं वो ना खाने को पाएँ, तो ऐसे में क्या होता है कि मन मुटाव की स्थिति बनती है, और वहाँ पर आपको मजबूरन ये अपने बच्चे को स्वस्थ या भोजन देने के लिए या जो कुछ भी चीज़ें हैं ये देने के लिए आप किसी भी तरह से सक्षम नहीं हो पाते हैं, मेंटली रूप से भी। तो ऐसी स्थिति में बेहतर जीवन जीने का भी एक तरह से आप नहीं अवसर पाते हैं। वहाँ पे आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ होती हैं, आपके ऊपर वहाँ पे बाध्यताएं होती हैं, बंधन होते हैं फैमिली का, तो वह चीज़ें यहाँ पर नहीं होता है। आप पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं। एकल परिवार में सदस्य की संख्या कम होने से उनकी ज़रूरतों को पूरा कर पाना आसान होता है। अगर से वही चीज़ें आप सोचें कि आप अपने बच्चे को फल लेकर के आए खिलाएं, तो आप नहीं ला सकते हैं।
संयुक्त परिवार में ढेर सारे परिवार के लोग हैं। आप अगर 2 किलो सेब लेकर के आते हैं तो वह संयुक्त परिवार में कम पड़ जाएगा, लेकिन अगर एकल परिवार में वही सेब लेकर के आते हैं तो हो सकता है कि वह 1 हफ्ते चल जाए। इस तरह से ये क्या होते हैं, आपके बच्चों के लिए ये बेहतर जीवन स्तर को सुधार सकते हैं, लेकिन वहाँ पे नहीं कर पाते हैं। वहाँ पे ऐसी स्थिति है। आज के टाइम पर देखने में जो ये समस्याएं आ रही हैं एकल परिवार वाली, वह इन्हीं कुछ कारणों से भी आ रही हैं कि वहाँ पर जो कुछ भी नई बहुएं आती हैं वह बंधनों के तहत रहना पसंद नहीं करती हैं, वह स्वतंत्र होकर के अपनी इच्छाओं के अनुरूप रहना चाहती हैं। इस वजह से वह एकल परिवार में ही रहना चाहते हैं, घर से दूर ही रहना चाहते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें आपके लिए हैं। इसके बाद है शिक्षा के स्तर में उच्चता। जब एकल परिवार में आप रहेंगे तो आपके बच्चों के ऊपर फोकस अच्छे से हो सकेगा, आप उनको अच्छे से पढ़ाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप उनको एजुकेशन से जुड़े हुए लाइनों में आप बिजी रख सकेंगे। अगर वहीं संयुक्त परिवार में रहते हैं तो वहाँ पे ढेर सारे काम भी होते हैं, आपके बच्चों को वहाँ पे काम भी करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ में आप हो सकता है कि अच्छे कॉलेज में, अच्छे स्कूल में एडमिशन ना करवा पाएँ, क्योंकि आपकी इनकम जो होगी, हो सकता है जो कुछ भी इनकम है वह परिवार में रहने से वहाँ पे ज़्यादा खर्च होता हो, तो आप उसका यहाँ पर अपने बच्चों के ऊपर कम यूज कर सकें। तो ये समस्या भी वहाँ पे आ सकती है। तो इस तरह से शिक्षा के स्तर में भी अगर आप एकल परिवार में रह रहे हैं तो वहाँ पे उच्चता बच्चों में आ सकती है। आगे है शीघ्र निर्णय की क्षमता। यदि आप फैमिली में रह रहे हैं, फैमिली से तात्पर्य अगर हम बात करते हैं फैमिली, तो यहाँ पे संयुक्त परिवार से ही लीजिएगा। यदि आप उन लोगों के बीच में रह रहे हैं तो आप कोई भी निर्णय लेने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होते हैं, आपको अपने बड़ों के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अकेले रह रहे हैं तो आपको जो कुछ भी फैसला लेना है खुद लेना है, तो वहाँ पे आप कोई भी फैसला लेने के स्वतंत्र जब होते हैं तो आप निर्णय फास्ट लेते हैं। इस चीज़ का भी आपको एक प्रॉफिट मिलता है कि एकल परिवार में किसी भी विषय पर चर्चा शीघ्रता से हो जाती है और निर्णय ले लिया जाता है, जबकि संयुक्त परिवार में होता है कि कभी बाबा नहीं है, कभी दादा नहीं है, कभी चाचा नहीं है, कभी बड़े भैया नहीं है। सभी लोगों को इकट्ठा करने में ही 1 हफ्ते का टाइम हो जाता है कि सभी लोग इकट्ठा हों, और कोई है तो कोई नहीं, इस तरह से एक टाइम ही नहीं मिल पाता कि जब सभी लोग इकट्ठा हो सकें। तो ऐसे में निर्णय भी डिले होता है। आगे देखिएगा वैचारिक स्वतंत्रता। वैचारिक स्वतंत्रता की भी यहाँ पे बात आती है साथियों कि एकल परिवार में बुजुर्गों की अनुपस्थिति के कारण लोग रूढ़िवादी विचारधारा के बजाय स्वतंत्र विचारधारा में जीते हैं। यहाँ पर रूढ़िवादी विचारधारा से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि आपकी जो पुरानी कल्चर रही है उस कल्चर के हिसाब से आप ना जी करके आप नई सोच के, नई विचारधारा के हिसाब से आप जिएं। जैसे वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो पुरानी कल्चर को आज की नई जनरेशन जो है वह अडॉप्ट करने में बहुत अपने आप को एलिट क्लास का मानने लग जाती है, और हमारी जो कल्चर है उसको बहुत बिलो मांगती है। यानी कि हमारी कल्चर जो है वह बहुत ख़राब है, और जो वेस्टर्न कल्चर है वह और उसके वस्त्र जो हैं वह बहुत अच्छे लगते हैं आज की नई जनरेशन की लोगों को। तो ये चीज़ें, जबकि यहाँ पर एक चीज़ और देखने वाली इंटरेस्टिंग बात तो ये भी है कि आज के टाइम पर यदि देखा जाए तो हमारी कल्चर को वेस्टर्न कल्चर के लोग फॉलो करना शुरू किए हुए हैं और हम उनको अपना रहे हैं। ये हमारी किसी न किसी तरह से ग्लोबलाइजेशन के बाद एक तरह से हमारे कल्चर पर प्रभाव पड़ता है। तो ये भी आपको थोड़ा सा नॉलेज होता है कि जब भी कभी ग्लोबलाइजेशन की बात आती है तो ग्लोबलाइजेशन के बारे में आप इन चीज़ों को भी जानते रहिए कि इसका असर किसी न किसी तरह से आर्थिक प्रभाव पे पड़ने के साथ साथ कल्चरल पर भी पड़ता है। ठीक है साथियों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आर्थिक स्वावलंबन। संयुक्त परिवार में घर का मुखिया 1 या 2 लोगों के पूरे परिवार का बोझ होता है। 1-2 लोगों पर पूरे परिवार का बोझ होता है, जिससे कुछ सदस्य ही उसमें क्या होते हैं, कमाते हैं, बाकी और क्या होते हैं, खाते हैं। उसमें से कुछ तो ऐसे होते हैं जो आलसी हो जाते हैं, और एक परिवार में सभी व्यक्ति घर चलाने के लिए योग्य होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एकल परिवार में जो होता है उसमें सभी व्यक्ति घर चलाने के लिए क्या होते हैं, योगदान देते हैं। लेकिन वहीं पे संयुक्त परिवार में क्या होता है, कुछ लोग आलसी भी हो जाते हैं और नेताई भी करते हैं। आप लोग देखते होंगे गांव में, तो ये चीज़ें होती हैं। अब ये हो गया क्या, उफ गॉड, ये हो गया क्या, आपका एकल परिवार का
जो भी गुण था। अब इसके नुकसान क्या हैं? नुकसान में आप देखिएगा कि पहला तो नुकसान यहाँ पे आपको मिल जाता है कि संस्कारों की कमी आ जाती है। जब बच्चे आपके साथ रह रहे होते हैं तो वहाँ पर जो कल्चर आपका आपके पिछली पीढ़ी का है वह कल्चर आप उस पर नहीं दे करके आप आधुनिकता वाली कल्चर देते हैं, तो वो संस्कार की कमी होती चली जाती है। जैसे आप देखेंगे कि वर्तमान समय में लोग आधुनिकता की ओर ही अपना संस्कार मानने लगे हैं और समय के साथ परिवर्तन आवश्यक है, लेकिन किसी भी सभ्यता या संस्कृति की मजबूत नींव ही उसके पुराने संस्कार होते हैं। वर्तमान का एकल परिवार पाश्चात्य जीवन को अपने गौरवान्वित महसूस करता है अपना करके, और इस तरह से वह अपनी संस्कृति को तुच्छ या निम्न लोगों का जो है संस्कृति या कल्चर मानती है। ठीक है, तो इस तरह से वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं और आधुनिकता के जीवन में जीने के लिए क्या कर रहे हैं, अपने होड़ में लगे हुए हैं। कोई शर्ट पहन रहा है तो कोई उससे भी ज़्यादा शर्ट पहन रहा है, कोई कुछ कर रहा है तो कोई उससे भी आगे कुछ करने को सोच रहा है। इस तरह से करने के चलते आज क्या कर रहे हैं, अपने पुराने मूल्यों को खो रहे हैं। तो इस तरह से हमारी जो पुरानी कल्चर है, पुरानी जो सभ्यता है, वह किसी न किसी तरह से इससे प्रभावित होती है, एकल परिवार से। अब यह क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि कौन से परिवार के द्वारा पुरानी सभ्यताओं को नुकसान पहुंचता है? तो यहाँ पर आपको ये याद रखना होगा, त्योहारों पर निरस्ता। आप जब भी त्योहार की बात आती है तो भले रह रहे होते हैं दिल्ली, मुंबई, कहीं पर भी रह रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही त्यौहार की बात आती है उस त्यौहार के टाइम पर आप क्या करते हैं, तुरंत आप अपने घर की तरफ बढ़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जब जाते हैं तो एक पूरा गांव होता है आपके साथ, एक मंडली पूरी होती है, वहाँ पर आप खुशियाँ मनाते हैं। कोई भी त्यौहार होता है, कोई भी आपके सामने जब भी कोई भी ऐसा अवसर आता है जो खुशी का अवसर होता है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सहभागिता ही हमारे खुशी को बढ़ाती है। लेकिन अगर एकल परिवार में रह रहे हों आप, तो पता लगा कि बच्चा कोई होमवर्क पूरा कर रहा है तो कहीं मम्मी पापा उनके कुछ काम में बिजी हुए हैं, कभी ड्यूटी से अभी नहीं आए हैं, तो घर का जो तैयारी करना है फेस्टिवल का वो भी नहीं हो पाया। तो इस तरह से ये निरस्ता में बीत जाता है वो त्यौहार भी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि त्योहारों पर निरस्ता किसी भी उत्सव व त्यौहार को मनाने के में तभी आनंद आता है जब उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग सहभागी होते हैं, लेकिन एकल परिवार में त्यौहार एकमात्र सामान्य दिन जैसा बीत जाता है। समझ में आया साथियों? आगे देखिएगा, अकेलापन। अकेलापन बहुत बड़ी समस्या है आज के टाइम पे। अगर आप एकल परिवार में रह रहे हैं तो वहाँ पे अकेलापन बहुत ज़्यादा आपको प्रभावित करेगा। मान लीजिए आप हैं, आपकी बीवी, बच्चे भी हैं, बीवी से किसी भी तरह से आपके पति से किसी भी तरह से अनबन हुई, फिर वहाँ पे आपको केवल या तो फ़ोन का सहारा होगा, और या तो फ़ोन से किसी भी तरह से वो होता है तो आप अकेले ही कहीं ना कहीं जा करके अपने आप में एकांतता में बैठे रहेंगे। तो इस तरह से अपने आप में अकेलापन महसूस होता है। या पति ड्यूटी गए हैं तो आप अकेले परिवार में हैं, तो इस तरह से क्या होगा, खाली दिमाग शैतान का घर बोलते हैं ना, तो इस तरह से अकेलापन महसूस होगा और कुछ ना कुछ गलत करते ही रहेंगे हमेशा। तो ये चीज़ें होती हैं जब आप सामूहिकता में रह रहे होते हैं, जब आप अपनी संयुक्त फैमिली में रह रहे होते हैं, तो वहीं कुछ ना कुछ ऐसे काम जरूर आते रहते हैं, आप खाली नहीं बैठ सकते हैं। और वहाँ पे आपके ऊपर कोई भी परेशानी भी आती है तो पूरा परिवार आपके साथ खड़ा होता दिखता है। तो ये चीज़ें आपको नुकसानदायक होती हैं, अकेलेपन वाली समस्या भी यहाँ पर आपके लिए नुकसान पहुंचा सकती है। कठिन समय में किसी के सहारे की कमी, वो बता दिया हमने आपको। विवाह का निर्णय, ऐसा निर्णय जो कि आपको एक बार लेना होता है अपने जीवन में, आपको एक बार केवल निर्णय लेना होता है, और वह निर्णय कितना सही है कितना गलत है यह शादी होने के तो बाद ही पता चलता है। लेकिन इसका अगर से आप देखेंगे कि उसमें पूरा परिवार इन्वॉल्व जब होता है तो पूरे परिवार वाले उसको क्या करते हैं, जहाँ भी रिश्ता आपका हो रहा होता है उसके बारे में बहुत अच्छे से कई पीढ़ियों तक चले जाते हैं।
हमारे दादा बाबा की अगर बात करेंगे तो कई पीढ़ियों तक वो चले जाते हैं कि उसका फला से क्या था, कैसे क्या था, कहाँ पे रिश्तेदारी था, वहाँ के उसके घर की और लड़कियाँ कहाँ पे गई हैं, कैसे रह रहे हैं, तरह तरह से उनके बारे में हर डाटा निकाल लेते हैं, फिर जा कर के रिश्ता जोड़ते हैं। वो मूवी देखे होंगे ना, एक क्या था, मूवी का नाम नहीं याद आ रहा, उसमें वो गोविंदा बोलते हैं शादी के पहले जात देखा, पात देखा, बैंक बैलेंस देखा, क्या क्या कुछ, मूवी का नाम नहीं याद आ रहा, आपको याद आए तो फिर कमेंट करिएगा। तो इस तरह से हर चीज़ों को देख करके तब शादी की जाती है, ठीक है। नसीब शायद है, मूवी का नाम है नसीब। तो ये चीज़ें आपको वहाँ पर जो अकेले रहते हैं तो वहाँ पे ऐसी समस्याएं जो होती हैं ये बढ़ जाती हैं, क्योंकि वहाँ आप अकेले होते हैं निर्णय लेने के लिए, और आप जो भी निर्णय लेते हैं उसमें हो सकता है कि वह निर्णय आपका गलत हो जाए, फिर आपको परेशानी होगी। तो इस तरह से यहाँ पर देखिएगा कि विवाह निर्णय में, विवाह का निर्णय जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक होता है। यदि इससे सोच समझकर नहीं लिया गया तो भविष्य में बहुत परेशानी हो सकती है। बड़े बुजुर्गों के बिना एकल परिवार के सदस्य कई बार विवाह पर उचित निर्णय नहीं ले पाते हैं, विवाह पर उचित निर्णय नहीं ले पाते हैं, और उससे क्या होता है, तरह तरह की प्रॉब्लम झेलने पड़ जाते हैं शादी के जस्ट बाद ही। तो इस तरह से ये होता है। इसके बाद है एकल परिवार के दोष में, यहाँ पर व्यस्तता भरा जीवन होता है। आप सुबह उठे, नहाया धोया, इसके बाद नाश्ता तैयार हुआ, ड्यूटी से आए रात में, इसके बाद जो है फिर खाना खाए, इसके बाद बिस्तर पे गए, न्यूज़ चैनल देखा, इसके बाद सो गए, फिर सुबह। ये व्यस्तता भरा जीवन होता है। आपको अपने फैमिली को या अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा टाइम देने का अवसर नहीं होता है। वृद्धावस्था में माता पिता के सहारे का अभाव हो जाता है। अब जब तक तो आपके माता पिता अपने सक्षम है अपने आप में, तब तक तो बेचारे कर सकते हैं, खा सकते हैं, लेकिन जब वो असक्षम हो रहे होते हैं तब आप एकल परिवार में आप अपनी बीवी बच्चों के साथ दूर जब रहने लगते हैं तो उनके लिए कोई सहारा नहीं होता है। ऐसी स्थिति में उनको क्या करना होता है, उन्हें वृद्धाश्रम में जाना पड़ता है। वृद्धाश्रम में आज के टाइम पर यदि देखेंगे तो वृद्धों की संख्या लगातार जो निरंतर बढ़ रही है, ये कहीं ना कहीं हमारे यहाँ जो ये वेस्टर्न कल्चर है, एकल परिवार को जो बढ़ावा मिल रहा है, एकल परिवार का बढ़ावा मिलना ही कहीं ना कहीं इसको प्रभावित कर रहा है। अधिकांशतः आप देख रहे होंगे कि बड़े बुजुर्ग जो हैं वो अधिकांशतः ये कहाँ पे चले जा रहे हैं, इनको वृद्धाश्रम में ही भेजा जा रहा है। शहरों में तो ये कल्चर ज़्यादा ही होता जा रहा है, बाकी गांव में तो अभी भी ये ऐसी समस्याएं नहीं हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि माता पिता बच्चों के लालन पालन पोषण के लिए संयुक्त परिवार से अलग होकर के रहने लगते हैं, जिससे उनके माता पिता जो वृद्ध होते हैं वो उनको सहारा नहीं मिल पाता, वो सहारा विहीन हो जाते हैं। और यही कार्यों को देखकर बच्चे भी जब बड़े हो जाते हैं तो वह भी अपने माता पिता को छोड़कर कि फिर पारिवारिक एकजुटता में कमी जो आती है वो भी असुरक्षा का कारण बनता है यहाँ पे एकल परिवार में। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं परिवार के कार्य क्या हैं। परिवार के कार्य क्या हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। परिवार का पहला कार्य यदि आप देखते हैं तो उसमें सामाजिकरण करने का कार्य होता है, मनोवैज्ञानिक कार्य भी होता है और प्राणी स्वास्थ्य संबंधी भी कार्य होता है। सामाजिक कार्यों के अंतर्गत यदि आप देखेंगे तो इसमें होता है कि सामाजिक सुरक्षा होता है। जब परिवार में रह रहे होते हैं आप तो उसमें क्या होता है, सामाजिक सुरक्षा होता है। दूसरा कोई भी आपको किसी भी तरह से प्रताड़ित करके नहीं जा सकता। बालक का क्या होगा, सामाजिकरण होता है। जब बालक पैदा होता है तो सामाजिकरण का पहला जो स्टेज होता है वह उसका परिवार ही होता है। इसके अलावा सामाजिक नियंत्रण में भी सहायक होता है। समाज के जो कल्चर है, जो कुछ भी नियंत्रण होता है वह अगर आप परिवार में रह रहे होते हैं तो आपके ऊपर वह नियंत्रण लगता है समाज का। इसके बाद जीवन साथी चुनने में सहायक होता है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, इस तरह से आप देख रहे हैं कि मानसिक क्रिया का विकास करना, उचित दिशा में संवेगात्मक विकास और बालकों को मानसिक सुरक्षा प्रदान करना, ये चीज़ें हैं आपके मनोवैज्ञानिक। और इसके बाद नेक्स्ट है प्राणी स्वास्थ्य संबंधी जो कार्य हैं, वो संतानोत्पत्ति के लिए, यौन इच्छा की पूर्ति के लिए, रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था करने के लिए और बच्चों का लालन पालन एवं जीवन की सुरक्षा करने के लिए।
ये सभी क्या होते हैं, इन सभी कार्यों के लिए परिवार का होना आवश्यक होता है। जब तक परिवार नहीं होगा तब तक ये समस्त कार्य नहीं हो सकते हैं। तो इस तरह से आपको हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा ये टॉपिक पूरा। जब अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि संयुक्त परिवार के क्या लाभ हैं और एकल परिवार के क्या लाभ हैं, संयुक्त परिवार के क्या नुकसान हैं, एकल परिवार के क्या नुकसान हैं और परिवार के क्या कार्य हैं। बच्चे का परिवार में रहना किस तरह से लाभदायक है और किस तरह से नुकसानदायक है। तो इस तरह से यदि आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए साथियों कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए साथियों आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बढ़िया से पढ़ते रहिए। चलिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।